हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और PSQ में आज हमारा 13th डिस्कशन है। 12th पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज है शुरू करने जा रहे हैं 14 मार्च का। हम लोग 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च का पेपर किए हैं, ठीक है। आज 14 मार्च शुरू कर रहे हैं और 14 मार्च का ये है शिफ्ट फर्स्ट। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले 12 डिस्कशंस छोड़ दिए हैं या छूट गए हैं, वो लोग इसके पहले के 12 डिस्कशन देख लो भैया। 13 से ये शुरू हो रहा है और इसके पहले CGL के भी 40 डिस्कशन हो चुके हैं। 10 दिन का 40 सेट हुआ था, 40 डिस्कशन वो हुए हैं। MTS का भी 48 सेट हो चुका है। तो ये सारा का सारा प्लेलिस्ट में बना हुआ लगा हुआ है। तो अगर आपको CGL देना है तो CGL वाला भी देख लिए और CHSL वाला तब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो PDF सबका साथ में लगा हुआ है, ठीक है। जितने भी डिस्कशंस हैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके PDF का लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है PDF वगैरह खोलने में तो उस पर टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे सारा का सारा पड़ा हुआ है। वीडियो का भी लिंक है टेलीग्राम चैनल पे, PDF भी सारे के सारे पड़े हुए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन ही है किसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। पढ़ के देखो क्या लिखा है कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। इस दुनिया में देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा देखते हैं। मान लो ऐसे जैसे एक गिलास है, ठीक, ये एक गिलास है। एक गिलास में पानी यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक पानी है। तो एक आदमी कहेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा गिलास आधा खाली है। तो जो खालीपन को देखता है वो क्या देखता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे लोग क्या होते हैं, वो डार्क साइड को देख रहे हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है पेसिमिस्टिक, ठीक। और इस गिलास में भी जो इस तरह से देखता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, वो लोग क्या कहे जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कहे जाते हैं। क्या होंगे ये, ऑप्टिमिस्टिक कहे जाते हैं, ठीक। हो सकता है दोनों वर्ड मिल जाए यहाँ पर, नहीं एक ही वर्ड दिया हुआ है, पेसिमिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को पेसिमिस्ट, जो डार्क साइड देखते हैं, जो खालीपन देखते हैं, जो अधूरापन देखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पेसिमिस्ट कहा जाता है। और वर्ड जानना चाहते हो तो वो जान लो, बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखो एक बार ये क्लियर कर लो तो फिर बताता हूँ। एक वर्ड दिया है एक्सट्रोवर्ट। तो देखो दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट लोग होते हैं अपने मन की बात अपने मन में ही रहते हैं, किसी से कहते नहीं हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, थोड़े से मतलब ऐसे मुफट टाइप के होते हैं, एकदम से मुफट नहीं, लेकिन यह है कि मतलब दुनिया में जो चारों तरफ चीज़ें हो रही होती हैं उन सब चीज़ों से एकदम से सजग रहते हैं, मन की बातें लोगों से कह लेते हैं, फीलिंग्स को बेचारों को शेयर कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट अपने मन में ही रखता है बात को। लिबर्टाइन क्या होता है, लिबर्टाइन एक हेडोनिस्ट पर्सन होता है। हेडोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, हेडो मतलब जहाँ भी लग जाता है वो होता है सुख, HEDO। अब इसमें निष्ठ लगा दोगे तो क्या होता है, हेडोनिस्ट मतलब होता है सुखवादी। सुखवादी का मतलब वो फिजिकल प्लेजर या सेंसुअल प्लेजर पर ज़्यादा ध्यान देता है। सेंसुअल का मतलब क्या हुआ, जैसे सुंदर दिखना चाहिए, सुंदर सुनाई देना चाहिए, अच्छा टेस्टी खाने को मिलना चाहिए और कंफर्टेबल बिस्तर होना चाहिए, अच्छे कपड़े होना चाहिए। मतलब जो फिजिकल प्लेजर होता है, सुख, शरीर की इंद्रियों को सुख देता है। यहाँ तक कि वो मॉरलिटी की भी कदर नहीं करता। मतलब कीपिंग मॉरलिटी असाइड, नैतिक अनैतिक ये सबसे उससे कोई मतलब नहीं होता। उसको सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, उसकी इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए। नैतिकता अनैतिकता गई तेल लेने, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं लिबर्टाइन। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अपने अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदार में कहीं ना कहीं इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उन्हीं के ऊपर फिट कर लो। जब भी आए लिबर्टाइन समझ लेना वो वाले गुड्डू भैया हैं, ऐसे अंदाज़ा लगा लेना, याद रहेगा, ठीक है। अगर भाई किसी का नाम गुड्डू हो तो बुरा मत मानना, ठीक, ऐसे ही निकल गया मुझसे। तो पेसिमिस्ट में बता ही चुका। अनार्किस्ट कौन होता है, अनार्किस्ट होता है अराजक। अराजक का मतलब क्या हुआ, जो किसी रूल रेगुलेशन को नहीं मानता, वन हु इज ऑलवेज अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वो अनार्किस्ट होता है, अराजक होता है। तो पहले क्वेश्चन में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, बताना है इसमें कि मीन द सेम, मीन्स द सेम का मतलब जिसकी सिमिलर मीनिंग होती है। किसकी, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होती है, शत्रुता या दुश्मनी होती है, ठीक है ना। हॉस्टाइल से बना हुआ है, ये क्या है, दुश्मनी है भाई।
तो देखो दुश्मनी का साइनोनिम कुछ ढूंढो। ऑर्गेनाइज तो बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा, ये है नहीं। एंकर का मतलब क्या होता है, जो लंगर लगता है या जो अनाउंसमेंट वगैरह करता है प्रोग्राम का, वो भी नहीं होगा। ऑथराइज का मतलब होता है जो ऑथेंटिक होता है, जो उसके लिए अधिकृत होता है, जिसको अधिकार दिया गया होता है, ये भी नहीं होगा। एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता। ये रहा आपका साइनोनिम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, इसमें से कौन सा वर्ड है इसकी स्पेलिंग गलत है। ग्रीड का मतलब लालच होगा, तो स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं हो सकता। सर्कल, इसके भी स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। हीप का मतलब ढेर, स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा। अब एक बचा आपका कैटेगरी। कैटेगरी की स्पेलिंग गलत है तो ये आंसर होगा। तो अब आप क्या करोगे इसकी स्पेलिंग के लिए, पहले करो कैट, कैट बिल्ली वाला, उसके बाद ई लगाओगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद GO लगाओगे, ठीक है, तब RY लगाओगे। ये GORY, पीछे से इसकी स्पेलिंग गलत थी। क्लियर, अब समझ में आ गया। कैटेगरी की मीनिंग बताने की तो आई थिंक नहीं ज़रूरत है, समझ ही रहे होगे। आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है एंटोनीम। ठीक है, एंटोनीम किसका बताना है, फेमिश का। फेमिश का मतलब क्या होता है, भूखों मरना। क्या होगा, भूखों मरना। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति या परिवार जिसके पास खाने को नहीं है पर्याप्त, तो वो खाए बिना मर रहे हैं, उनको कहा जाता है भूखों मरना। या दूसरा वर्ड इसी के लिए कह सकते हैं, ये स्टार्व। ये स्टार्व जो है वो वही है, भूखों मरना। तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा, आंसर तो होगा नहीं, हमें एंटोनिम चाहिए ना। तो रिफ्रेन का मतलब होता है किसी को कोई कार्य करने से रोकना, रिफ्रेन फ्रॉम। एब्सटेन मतलब होता है कोई कार्य करने से दूर रहना। रिफ्रेन का मतलब आई रिफ्रेन यू फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, या एब्सटेन का मतलब क्या होगा, आई एब्सटेन फ्रॉम लिकर, मैं लिकर से बहुत दूर रहता हूँ, तो एब्सटेन हो गया। एब्सटेन रिफ्रेन, ये रिफ्रेन रोकना, और एब्सटेन अपने आप को किसी चीज़ से दूर रखना। ईट का मतलब क्या होता है, भोजन करना। तो ईट का मतलब भोजन करना, और फेमाइश का मतलब होता है, फेमिश का मतलब भूखों मरना। तो ये हो गया आपका एंटोनिम जिसको आप ढूंढ रहे थे, आंसर हो गया। ठीक है, चौथा वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, पैसिव वॉइस बतानी है। किसकी, लिखा है द प्रेसिडेंट लव्ड दैट लेडी। ठीक है, प्रेसिडेंट उस लेडी से प्यार करते थे। लव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब आप वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए। तो लेडी सिंगुलर है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढो कहाँ पे है। ये इज लव लिखा है, ये तो होगा नहीं। वाज बीइंग लव्ड, बीइंग यहाँ आएगा नहीं, कंटिन्यूअस में आता है। वाज लव्ड यहाँ लिखा हुआ है, और इज लव्ड यहाँ लिखा, इज लव्ड नहीं होगा, तो ये तीसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, खाली जगह भरना है। ठीक हो, तो देखो लिखा इन एडिशन। इन एडिशन मतलब इसके अलावा, कोई एक चीज़ और होगी उसके अलावा। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि दे पजेस क्रूड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उनके पास बहुत ही क्रूड का मतलब एकदम नई नई, लेटेस्ट नहीं, पुराने टाइप की, एकदम अपरिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। वो डिवाइसेज होती हैं कैपेबल ऑफ ट्रिगरिंग डैश बम्स, मतलब इस तरह के बम्स को क्या करती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं, ऐसी उनके पास डिवाइसेज होती हैं। तो यहाँ पर बम ट्रिगर करने वाला एडजेक्टिव, लोग बम की विशेषता बतानी होगी, किस तरह के बम को वो ट्रिगर करती हैं। तो इंटेलिजिबल बम इंटेलिजिबल बम का क्या मतलब होगा भाई, देखो इंटेलिजिबल बम का मतलब होता है जो समझ में आया है। इंटेलिजेंट इसी से बना होता है। इंटेल का मतलब होता है किसी चीज़ को समझ जाना, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को समझ जाना। अब यहाँ पे बम मतलब समझ में आने लायक बम, ऐसा तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है मतलब। और इंसेंडियरी बम का मतलब होता है आग लगाने वाले, मतलब ऐसे बम जो आग लगा देते होंगे कहीं पर, जिसे फोड़ते हैं तो वहाँ पे आग लग जाती होगी, आग लगाने वाले, ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये तो बम की विशेषता हो सकती है। इनसेंसिबल को मतलब नासमझ बम। अब बम को नासमझ तो नहीं करना है, और इंसिपिड का मतलब होता है बासी, तो बासी ये हो गया जिसमें कोई स्वाद ना हो। तो इसका एंड देखो, इंटेलिजिबल और इनसेंसिबल और इंसिपिड बम की विशेषता नहीं हो सकती। आग लगाने वाला ये बम की विशेषता हो सकती है। तो इंसेंडियरी सबसे सूटेबल है, एक मतलब सबसे क्या, एक ही सूटेबल है यहाँ पे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको इनडायरेक्ट करनी है। किसकी इनडायरेक्ट लिखा है, द प्रोफेसर सेड, ये इन्वर्टेड कामा दिया है, दैट लगला दो। यू चेंज होना चाहिए, यू की जगह पर कुछ प्रोफेसर ही हो जाएंगे, तो यू की जगह पर आई करना पड़ेगा, क्योंकि लिसनर तब आई होगा। मुझसे कहा होगा ना उन्होंने
अच्छा, और ये मस्ट चेंज करना पड़ेगा, मस्ट का हैड टू हो जाएगा। वैसे रह तो सकता है मस्ट भी, लेकिन अगर हैड टू दिया होगा तो हैड टू ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। और दीज का दोज होना चाहिए। वर्ड्स रेगुलरली में कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने को, बस ध्यान रखना दीज का दोज होना चाहिए, मस्ट का हैड टू होना चाहिए, और ये यू चेंज होना चाहिए। इतनी चीज़ें चेंज करनी है आपको। तो प्रोफेसर सेड दैट लगा है, आई लिखा है, हैड टू लगा है, लर्न लगा है, दोज वर्ड्स लगा है। तो पहले वाले में तो सारा कुछ चेंज किया ठीक ठाक। दूसरे में देखते हैं, ये देखो यू को चेंज नहीं किया इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरे में सेट दैट दिया है, आई है, मस्ट है, लर्न है, दोज वर्ड्स रेगुलरली है। तो अब देखो यहाँ पर मस्ट को चेंज नहीं किया है बस, और कोई बात नहीं है। बाकी पहले वाले में तीसरे वाले में कोई अंतर नहीं। यहाँ पे पहले वाले में है मस्ट को हैड टू में चेंज किया है, और तीसरे वाले में मस्ट को चेंज नहीं किया है। तो मैंने अभी बोला था कि अगर चेंज कर देंगे तो बेहतर होगा, हालांकि मस्ट भी रख सकते हैं, लेकिन हैड टू वाला अगर मिल गया तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और इसके मतलब ये फिर ये गलत होगा, हम पहला वाला करेंगे। अब इसमें शुड कर दिया है तो शुड का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, ये दीज को भी नहीं चेंज किया था, तो चौथा वाला गलत ही होगा। फिलहाल अभी आंसर क्या होगा इसमें, टू वाला होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। क्लोजेस्ट इन द मीनिंग का मतलब आपको साइनोनिम बताना है जो सेम मीनिंग का हो। तो ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ से अनअवेयर होता है, जो उस चीज़ के बारे में जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में उस चीज़ की उसको जानकारी नहीं है। अनअवेयर होगा तो मतलब इग्नोरेंट होगा, अनजान होगा किसी चीज़ से, उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, तो इग्नोरेंट या अनअवेयर हो। अरे हमने अवेयर लिख दिया, अनअवेयर होना चाहिए, ये अनअवेयर होगा, ठीक है ना, अवेयर नहीं अनअवेयर। ऑब्लिवियस का मतलब अनअवेयर होगा, ठीक है। तो अवेयर जो होगा इसका क्या होगा, ये तो एंटोनीम हो जाएगा। और केयरफुल का कोई लेना देना नहीं, सस्पेक्टिंग का कोई लेना देना नहीं, तो ये उसका एंटोनीम होगा, इसीलिए तो अनअवेयर उसका साइनोनिम बनेगा ना, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर आपका होगा चौथा वाला, ठीक है, इग्नोरेंट। अनअवेयर चूंकि दिया नहीं है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे भाई। तो 9 में क्या करना है आपको, एक इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बतानी है। इडियम दिया है टू स्लीप लाइक अ डॉग। तो स्लीप लाइक अ डॉग का मतलब जो कुत्ता सोता है ना बहुत साउंड स्लीप सोता है, हालांकि वो जल्दी जाग जाता है, कोई मतलब उसके अगल बगल में कहीं जरा सी खुर कुछ खटपिट होती है तो जाग तो जाता है, लेकिन सोता साउंड स्लीप है, ठीक है ना। तो इस साउंड स्लीप के लिए लगेगा, तो ये होगा टू स्लीप साउंडली। अब देखो पहला देखो लिखा है टू मेक नॉइज व्हाइल स्लीपिंग, सोते समय नॉइज करना, ये नहीं लगेगा, कुत्ते की खासियत नहीं होती। टू बी लेस माइंडफुल, कम ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। और टू बी इंसोम्नियक, जिसको नींद नहीं आती, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, टू स्लीप साउंडली मतलब बहुत चैन की नींद सोना, ठीक है, साउंडली अच्छी नींद सोना। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, आपको एरर ढूंढनी है। तो एरर ढूंढो, देखो लिखा स्मार्टफोन एज, जो स्मार्टफोन की एज है जिसमें आप लोग जी रहे हो, जिस पर आप पढ़ रहे हो इस समय, हैज़ लीड टू सब्सटेंशियल डिटेरियरेशन इन बोथ ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो जो ये स्मार्टफोन की एज है इसने डिटेरियरेट किया है। ये डिटेरियरेशन का मतलब क्या होता है, कमी ले आना, खराबी ले आना, गड़बड़ कर देना। तो इसमें सब्सटेंशियल डिटेरियरेशन लाया है, मतलब पर्याप्त नुकसान, पर्याप्त डैमेज इन बोथ, जो स्लीप की ड्यूरेशन है और जो स्लीप की क्वालिटी है। कैसे फ़ोन डिस्टर्ब करता है, आदमी रात में लेके लेट जाएगा, सब कुछ करने के बाद जब लेटता है सोने के लिए तो उस समय भी चला रहा है, रील देखते देखते उसको पता ही नहीं चलती कितनी देर हो गई है, तो सोने के लिए कम समय मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप अपने आसपास में फ़ोन रखे हैं, आप गहरी नींद में सो रहे हैं, कहीं मैसेज आ रहा है, कहीं किसी का फ़ोन आ रहा है, टन टन लगा रहता है, तो आपकी डिस्टर्ब्ड नींद होती है। तो स्लीप की क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों को नुकसान पहुँचाया है किसने, स्मार्टफोन ने। अच्छा, ये तो मतलब हो गया, हमें काम था इसमें एरर ढूंढने से। तो अब एरर क्या हो, देखो यहाँ हैज़ लगी है, तो हैज़ के बाद क्या लगनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या होनी चाहिए, लेड, ठीक है ना। हैज़ के बाद क्या लगेगा भाई, हैज़ के बाद लेड होगा, लीड लेड लेड, ये थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो कहाँ पर है आपका हैज़ लेड, ये रहा चौथे नंबर पर। आपका आंसर कौन सा हो गया, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या कर रहा है, आप भाई इसको सब्सटीट्यूट करो, ठीक है, ये लिखा है ना, दैट कैन सब्सटीट्यूट। एक फ्रेज है, एन इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड,
इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड का मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या तो राइटिंग इतनी गंदी है ठीक है, कुछ लोग हैं कि वो लिखते हैं वही पढ़ पाते हैं और कोई नहीं पढ़ पाएगा, या तो राइटिंग इतनी गंदी है या तो स्पेलिंग इतनी ख़राब है कि समझ में नहीं आ रहा, कोई और ना पढ़ पाए, जो लिखे वही पढ़ पाए और कोई ना पढ़ पाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेजिबल कहते हैं। चौथे नंबर पर इलेजिबल का मतलब जो राइटिंग पढ़ने लायक ना हो। क्लियर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समझ में आने लायक हो जाएगा। डिसाइफरेबल तो एक्चुअली देखो डिसाइफर यहाँ से ले लो, DECIPHER, अरे यार डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना, कोई चीज़ कुछ कोडिंग की गई है उसको डिकोड कर देते हैं तो डिसाइफर कर दिया। ठीक, साइनोनियम है, कभी मीनिंग डिकोड या डिसाइफर की पूछ ले तो समझ जाना डिसाइफर हो गया। तो डिसाइफरेबल भी नहीं होगा, करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है, लिखने का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय लिखावट, मतलब एक ऐसी राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक, तो ढूंढो ऐसा कोई सेंटेंस। मोटिवेशनल की स्पेलिंग तो सही है एकदम से, कोट्स QUOTES ये भी सही है, विल नॉट हेल्प यू ये भी सही है। तो पहले वाले में तो हमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मिल रही है, आंसर तो हमारा हो गया। अब अगर दूसरे बाकियों को चेक करना चाहते हो तो ये देखो मोटिवेशनल, यहाँ TIONL होना चाहिए था, मोटिवेशनल की स्पेलिंग गलत हो गई। और इस वाले में अगर आ जाओ तो ये QUO, ये देखो कोट में QUO होना चाहिए, पहले यू होना चाहिए बाद में ओ होना चाहिए, यहाँ गलती हो गई। और चौथे वाले में हेल्प में HELPP लिखा हुआ है, तो 3 तो गलती निकल गई कि नहीं, पहला ही हुआ ना निकला, मतलब सही पहला वाला ही निकला। आ जाओ 13 नंबर पे। 13 नंबर पे हमें क्या करना है, ये देखो एक इडियम दिया हुआ है, उसकी मीनिंग बताओ। इडियम क्या है, आर्म्ड टू द टीथ। आर्म्ड टू द टीथ मतलब क्या हुआ, मतलब दांतों तक में हथियार लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि मतलब पूरी तरह से एकदम हथियारों से लैस, ऐसे होगा। चलो, डिफरेंट अटैकिंग टेक्निक बिल्कुल नहीं। टू हैव नो वेपन टू फाइट बिल्कुल नहीं, अपोजिट हो जाएगा। सेफ गार्ड वन सेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे बिल्कुल नहीं। फुली आर्म्ड, हाँ, हैविंग मेनी वेपन्स ये हो गया। ठीक है, आर्म्ड टू द टीथ। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में क्या है, आपको अरेंजमेंट है, ये देखो PQRS, ये आ जाओ। तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है भाई। अब हाँ चलो देखो, कंट्रीब्यूटेड टू अ डिस्ट्रक्शन, कंट्रीब्यूटेड टू अ डिस्ट्रक्शन, किसने कंट्रीब्यूट किया ये तो दिया नहीं है। कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सर वाल्टर रेलेज लॉस्ट कॉलोनी, इनकी एक लॉस्ट कॉलोनी थी, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब उसका विनाश कर दिया। किसने किया, अभी ढूंढना है। लिखा अ सीवियर 3 ईयर ड्रॉट, मतलब 3 साल लगातार 3 साल का सूखा था, तो अकाल पड़ गया। एक बहुत ही भीषण, सीवियर मतलब बड़ा ही भीषण 3 वर्षीय ड्रॉट इन द लेट 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी के लास्ट में, मतलब हुआ कि 1575-80 के आसपास की बात है। प्रोबेबली मतलब शायद, मतलब एक 3 साल का जो भयानक सूखा पड़ा था 16th सेंचुरी के लास्ट में, उसने शायद, तो यही क्यू के बाद पी लगा दो, ठीक है ना, क्यू के बाद क्या लगा दे, इसी ने नष्ट कर दिया, शायद कंट्रीब्यूट किया इसको नष्ट होने में, कॉलोनी को। और आर में लिखा है कि आर रेनोक आइलैंड, ठीक है, आर एट रोनोक आइलैंड, तो ये तो एड्रेस दे दिया। ये कॉलोनी, लॉस्ट कॉलोनी कहाँ थी, यहीं पर रोनोक आइलैंड पर थी। इन व्हाट, जिसमें नाउ नॉर्थ कैरोलिना, जिसमें आज नॉर्थ कैरोलिना है, ये हो गया हमारा, पी के बाद आर हो गया। उसके बाद लिखा एंड आ सब्सिक्वेंट 7 ईयर ड्रॉट, ओह ये तो क्रम से लगा हुआ। एक पहले ये 3 साल वाला ड्रॉट है, उसके बाद ये सब्सिक्वेंट मतलब जो बाद में आता है दूसरा वाला, तो एक दूसरा 7 साल का अकाल आता है, तो ये सब्सिक्वेंट 7 ईयर वाला। तो आर के बाद तो एस फिक्स ही होगा, तो QPRS लग जाएगा। QPRS कहाँ पे दिया हुआ, ये दिया है, QPRS आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ जाओ। पहले क्यू लगाना है, उसके बाद क्रम दिया हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन, अरे फिर से ऑर्डर, देखो फिर से रीअरेंज करना है। देखो यहाँ लिखा है कि फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स,
तो जो फॉरेस्ट प्लानिंग मतलब क्या हुआ, जंगल योजना के जो रूल होते हैं फॉरेस्ट के, आगे लिखा है रिकॉग्नाइजेज। देखो रिकॉग्नाइजेज वर्ब में एस लगा हुआ है और रूल्स क्या है, फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स, ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमको एक वर्ब चाहिए ना, तो रिकॉग्नाइजेज तो हो नहीं सकता इसके साथ में। अब फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स फॉरेस्ट फ्रॉम, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स के साथ फिर फॉरेस्ट फ्रॉम नहीं लगेगा, और फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स के बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं लगेगा, तो ये सब तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या लिखा है, फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स वर अपडेटेड इन 2012, यही लग पा रहा है। तो स्टार्टिंग केवल एस से होगी। हम देख लेते हैं किस में एस से स्टार्ट है, इसमें एस से स्टार्ट नहीं, इसमें एस से स्टार्ट नहीं, इसमें एस से स्टार्ट नहीं, केवल इसी में एस से स्टार्ट है। तो केवल एक ही है जो एस से स्टार्ट हो सकता है और हमें सबसे पहले एस ही लगाना है क्योंकि फॉरेस्ट प्लानिंग रूल्स जो है वो सब्जेक्ट है, इसके बाद हमें वर्ब की ज़रूरत है, तो केवल एस लगेगा, बाकी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पक्का है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 में क्या करें, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 3 क्वेश्चन हो गया ये लगातार। ठीक है, 2 आ चुके हैं। एक ये ले लो, क्या लिखा है, अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी इन द हाइडिंग। तो एक ऐसा व्यक्ति जो भागा हो, कहाँ से भागा हो, कैप्टिविटी से भागा हो, मतलब क्या हुआ, अरेस्ट होने से जो भाग रहा हो। ठीक है, जिसके खिलाफ वारंट हो, जो कानून का मुजरिम हो और अरेस्ट होने से बचने के लिए भाग रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजिटिव कहते हैं। फ्यूजिटिव का मतलब क्या कहते हैं, भगोड़ा। इसके पहले भी हम सीरियल वगैरह में ये वर्ड आ चुका है, तो हमने आपको बताया था। हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंकों को चूना लगा करके दूसरे देश में भाग गए हैं। ठीक है, जैसे विजय माल्या हो गए, ठीक है, या एक नीरव मोदी हो गए, तो ये सब बहुत सारे लोग हैं जो भाई मतलब देश को चूना लगा करके भागे हुए हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, भगोड़ा कहा जाता है या फ्यूजिटिव कहा जाता है। वही आपका आज का वर्ड है। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। कट्टर क्या होता है, जिसके अंदर धर्म को लेकर के बहुत संकीर्ण विचारधाराएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं, कट्टर कहते हैं। नैरो माइंडेड होता है अपने रिलीजन को लेकर के। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस थोड़े से नकचढ़ा टाइप का आदमी होता है। नकचढ़ा समझ रहे हो ना, ये ऐसे आदमी होते हैं ना जिनके नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है। मतलब चाय आप बना दीजिए तो कभी कहेंगे चीनी कम है, कम चीनी डाल लोगे तो कहेंगे कि मतलब बिना चीनी के बना दिए, और अगर थोड़ी और चीनी डाल दोगे तो कहेंगे लो शरबत बना दिया। मतलब उनको पसंद ही नहीं आती कुछ, हम उनको नाक चढ़ी ही रहती है एकदम। ठीक है, ऐसे लोगों को फास्टिडियस कहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते। आप उनको कुछ भी कर लीजिए, आप जान दे दीजिए, ये खुश नहीं होंगे। जान दे दोगे तो कहेंगे हमने कहा था क्या। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। फार्स जानते क्या होता है, एक तरह से ये नाटक होता है, छोटा सा नाटक, हास्य नाटक होता है। ठीक है, जैसे फिल्म में देखते होगे तो उसमें बीच बीच में कॉमेडी सीन आ जाया करती है ना, तो उसी को फार्स कहा जाता है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। तो अपना 17 देखो, इसमें क्या दिया है, इसमें देखो यहाँ लिखा है दैट मीन्स द सेम, मतलब सेम मीनिंग वाला बताओ। सैबोटियर क्या होता है, सैबोटियर होता है ना, मतलब कोई आदमी जो डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है, तोड़ फोड़ करता है। ठीक है ना, मतलब दंगा फसाद में तोड़ फोड़ यही सब करने वाले लोग होते हैं, इनको तोड़ फोड़ करने वाले लोग। तो इसका साइनोनिम क्या होता है, वंडल होगा। यही होते हैं जो तोड़ फोड़ किया करते हैं। अब एक वर्ड देखो लिखा है सेवेज। सेज का मतलब क्या होता है, साधु हो जाता है। मेंडिकेंट क्या होता है, मेंडिकेंट भिखारी होता है। ठीक है ना, और प्रिजर्वेशनिस्ट होता है, ये चीज़ों को संरक्षित करके रखता है, तोड़ता फोड़ता नहीं, सुरक्षित करता है। तो सैबोटियर और वेंडल ये दोनों का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, वो लोग हो गए। तो साइनोनियम आपका मिलेगा। वर्ड आप नोट करते रहिएगा भैया, एक से एक वर्ड मिलेंगे आपको। 18 नंबर पे आ जाओ। तो 18 में क्या है, देखो यहाँ पे एरर ढूंढनी है आपको। सेंटेंस लिखा है द 5 फर्स्ट गर्ल्स, द 5 फर्स्ट गर्ल्स विल गेट द डिस्काउंट ऑन आवर मर्केंडाइज। जो हमारा सामान है, जो हमारा माल है, उस पर पहली 5 लड़कियों को क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो जब हमें नंबर वाले 3 के तीनों मिल जाते हैं, ध्यान देना हमारे पास नंबर्स 3 तरह के होते हैं। ठीक है, नंबर्स में ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर होता है और मल्टीपल नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर होता है जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। कार्डिनल नंबर होता है जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4। मल्टीपल नंबर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे होता है। तो जब ये आ जाते हैं एक साथ कभी लगाना होता है तो हम सबसे पहले ऑर्डिनल लगाते हैं, उसके बाद कार्डिनल लगाते हैं, कार्डिनल के बाद हम मल्टीपल लगाते हैं।
और यहाँ देखो क्या लिखा है, 5 पहले लिखा है, फर्स्ट बाद में लिखा है, जबकि फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है और 5 क्या है, कार्डिनल नंबर है। तो फर्स्ट पहले होना चाहिए था और 5 बाद में होना चाहिए था। एक्चुअली होना चाहिए था द फर्स्ट 5 गर्ल्स, ना कि 5 फर्स्ट गर्ल्स, होना चाहिए द फर्स्ट 5 गर्ल्स। क्लियर, समझ गए। आंसर कहाँ पे होगा, ये वाला हो गया, पहला वाला। ठीक है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ 19 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये किससे रिलेटेड है, देखो खाली जगह भरनी है। लिखा आई ट्राई टू रिट्राइव द नोट, मैंने जेब से नोट निकालने की कोशिश की। कौन सी नोट, फ्रॉम माई पॉकेट, में मतलब अपनी जेब से। वाइल, कब, द ट्रे स्टडी ऑन माई पाम, मतलब क्या हुआ, ऐसे हथेली में, कुछ लोग नहीं होते कुछ ट्रे वगैरह लिए होंगे तो हाथ में ट्रे ले लेंगे, जिन्होंने कहा एक हाथ में ट्रे संभाले हुए था, एक हाथ से जेब में से नोट निकालने की कोशिश कर रहा था। तो वो क्या हुआ, सिचुएशन को देखो एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे आप ही तो पढ़ के बता दिए। लिखा आई ट्राई, ठीक, आई ट्राई टू रिट्राइव द नोट फ्रॉम माई पॉकेट व्हाइल डैश द ट्रे स्टडी ऑन माई पाम, मतलब ट्रे को हाथ पर स्थिर संभाले हुए मैं जेब से नोट निकालने की कोशिश कर रहा था। तो हाथ में मतलब हथेली पे ट्रे को संभालने के लिए क्या कहोगे, होल्डिंग कहोगे। होल्डिंग या स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग माने डांटना होगा, यहाँ कोई लेना देना नहीं, नोटिंग का कोई लेना देना नहीं, प्लॉटिंग षड्यंत्र रचना कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या होगा, ट्रे को हाथ पर रखकर हाथ पे संभाल कर, तो होल्डिंग यूज करोगे आप। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 20 में क्या करना है आपको, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। ये देखो अंडरलाइन किया है, आर सपोज्ड, ठीक है। तो इसमें आपको करना है इम्प्रूवमेंट। देखते हैं कि लिखा द वेदर ऑन द वीकेंड, द वेदर ऑन द वीकेंड आर सपोज्ड टू बी सनी। तो सप्ताह के लास्ट में, मतलब ऐसा सपोज किया जा रहा है कि जो वेदर होगा, जो मौसम होगा, सप्ताह के लास्ट में सनी होगा, मतलब खिला खिला होगा, धूप खिलेगी। अब इसमें गलती क्या है, गलती देखो, ये जो आर लगा हुआ है किसके लिए लगा हुआ है भैया, वेदर के लिए लगा हुआ है। और वेदर को आप क्या कहोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कहोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। सपोज्ड सही है, तो आप इज सपोज्ड ढूंढो, तो कहाँ है, ये लिखा हुआ इज सपोज्ड, आपका आंसर नंबर 2 होगा, ठीक है, दूसरा होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। आर सपोज, आर हो ही नहीं सकता ना, प्लूरल हो ही नहीं सकता, इज ही लगेगा, सिंगुलर ही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो 21 से लेकर के 25 तक में होता क्या है, ये तो आप भली भांति जानते हैं क्या करना होगा हम लोगों को, ठीक है। एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, पढ़ के इसमें से मतलब जो खाली जगहें हैं इसमें उसको भरिए। तो पहले पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि इट इज़ ईजी टू थिंक दैट, ये सोचना बड़ा आसान होगा कि द डेली लाइफ ऑफ अ प्लांट इज़ सिंपल, ठीक है। देखो जो पौधे होते हैं, हमको आपको सोचने में ये लग सकता है कि पौधों का जीवन बड़ा आसान है, एक ही जगह खड़े रहते हैं, वहीं खा पी लेते हैं, न इनको बाथरूम जाना है, ना मतलब कुछ करने कहीं आना जाना नहीं है, न खाना बनाने जाना है, न कमाने जाना है, मतलब एक ही जगह पड़े सारा काम कर लेते हैं। तो ये सुनने में, ये सोचने में बड़ा आसान लग सकता है आपको, तो कि जो प्लांट का लाइफ है वो क्या है, बहुत सिंपल जीवन है। तो यहाँ सिंपल लाइफ लगा दोगे, ठीक है। तो लाइफ लिखा नहीं है, सिंपल वंस, सिंपल वंस, सिंपल वंस, सिंपल वंस, तो ये सब तो लगेंगे नहीं। सिंपल वन कौन सा हो गया, 1। यहाँ 1 किसके लिए लगाया है, लाइफ के लिए लगा हुआ है। क्या है यहाँ लिखा है ना, डेली लाइफ, डेली लाइफ ऑफ अ प्लांट इज सिंपल वन, मतलब क्या हुआ, डेली लाइफ ऑफ अ प्लांट इज वेरी सिंपल लाइफ, तो उसके लिए लगा हुआ है। तो 1 आप यूज करोगे, पहला तो मैंने कर दिया सॉल्व। इसके आगे और पढ़ो। आगे क्या लिखा है कि दे सीम टू बी जस्ट स्टैंड देयर एंड सन बाथ। अब ऐसे लगता है ना कि एक जगह खड़े रहते हैं और सन बाथ धूप लिया करते हैं ना, बस हो गया, ऐसा हमको लग सकता है। हाउएवर का मतलब क्या हुआ, अब उल्टा चलेंगे, अब प्लांट की लाइफ के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्लांट्स आर वेरी बिजी ऑल द टाइम। जो पौधे होते हैं, सच्चाई ये है कि प्लांट्स जो होते हैं वो बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। ऑल द टाइम मतलब पूरा दिन बिजी रहते हैं। डूइंग, क्या करते रहते हैं, डूइंग डैश थिंग्स, डूइंग डैश थिंग। अब सारे दिन बिजी रहेंगे तो बहुत सारे काम करेंगे, तो क्या कर रहे होंगे, बहुत सारे काम कर रहे होंगे। आगे लिखा है कि दिस एक्टिविटी इज एम्ड एट सर्वाइविंग द डे।
और वो जो काम करते हैं सारा दिन वो किस लिए करते हैं, सर्वाइविंग द डे, मतलब क्या हुआ कि वो उस दिन सर्वाइव करें, एंड डैश फॉर फ्यूचर, और कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखें, फ्यूचर के लिए भी उनकी प्लानिंग होती है ना, क्योंकि बारिश 12 महीने तो होती नहीं, कुछ दिन बारिश होती है उसके बाद नहीं होती, तो उनको फ्यूचर के लिए भी प्लान करके चलना पड़ता है। आगे लिखा है कि दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर इट, और इसके लिए वो लगातार काम कर रहे होते हैं। हमको आपको देखने में लगता है कि एक जगह खड़े ही तो हैं। आगे लिखा है कि प्लांट्स नीड नॉट टू सर्वाइव, नीड फूड टू सर्वाइव, ये फूड है, प्लांट्स नीड फूड टू सर्वाइव, पौधों को भी सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। बीइंग डैश इन द ग्राउंड, मतलब वो ज़मीन में गड़े हुए होते हैं ना, उनकी जड़ें ज़मीन में होती हैं। अब इन द ग्राउंड लिखा तो सीधा सा मतलब हो गया कि वो ज़मीन में गड़े हुए होते हैं। मीन्स इसका मतलब हुआ कि दे कैन नॉट मूव अराउंड टू फाइंड फूड, तो भोजन के लिए इधर उधर टहल तो सकते नहीं है, जैसे हम लोग वहाँ चले गए, आज आके एक दूसरी जगह से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा कर के काम करके या भोजन इस तरह से कर सकते हैं। तो अब वो हिलडुल तो सकते नहीं, अपनी जगह पर उनको रहना है, तो इसलिए क्या होता है कि सो दे मस्ट मेक देयर ओन, तो उनको अपना भोजन खुद बनाना पड़ता है, ठीक है ना। आपकी तरह थोड़े है चले गए दुकान पे समोसा खा चले आए। आगे लिखा है दे डू दिस, वो ऐसा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बाय टेकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। इन डैश, मतलब दे टेकिंग वाटर इन, ये लिखा है ना, वो उस पेड़ में पानी लेते। अब यहाँ लिखा था डैश देयर रूट, किसके जरिए, अपनी जड़ों के जरिए, तो ये जरिए यहाँ हो गया के जरिए, थ्रू लगेगा यहाँ, थ्रू देयर रूट्स, ठीक है। एंड अ मॉलिक्यूल इन द एयर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू देयर लीव्स, और कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नीचे जड़ों से पानी लेते हैं और उसी से नाइट्रोजन वगैरह लेते हैं, फिर जाके उनका पत्तियों में भोजन बन जाता है। तो फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ी होगी, वही प्रक्रिया इन्होंने बताई है। तो पहले फिलर के लिए तो 1 हम लोग लगा चुके हैं लाइफ के बदले में, दूसरे फिलर की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि दूसरे वाले में क्या लगाना होगा। फिलर नंबर 2 में क्या है, हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो सारे दिन बिजी रहते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो डूइंग, ऑल द टाइम बिजी रहते हैं। डूइंग मच थिंग्स, नहीं, यहाँ थिंग्स लिखा हुआ है ना, प्लूरल लिखा है, तो मच नहीं लगना होगा, वेरी थिंग्स नहीं होगा, एनी थिंग्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मेनी थिंग्स। दिन भर वो बिजी रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिलर नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ, ठीक है। तो ये रहा आपका फिलर नंबर 3, यहाँ पे करना है आपको, क्या करना है। इन्होंने कहा कि ये जो एक्टिविटी होती है वो उस दिन के सर्वाइवल के लिए होती है, और डैश फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, सेंसिंग फॉर फ्यूचर नहीं, रिवाइविंग फॉर फ्यूचर, रिवाइव तो उसी दिन होंगे यार। प्लानिंग फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है। केयरिंग मतलब लव करना, प्यार करना, फ्यूचर के लिए वो नहीं आएगा, प्लानिंग फॉर फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। पौधे भी फ्यूचर का प्लान करते हैं भाई। अब आगे आ जाओ चौथे नंबर पे क्या लगाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका चौथा वाला। चौथे में यहाँ बीइंग डैश इन द ग्राउंड, तो वो ज़मीन में क्या होते हैं, ज़मीन में धंसे होते हैं, गड़े होते हैं, तो क्या लगाओगे, स्मग्ड इन द ग्राउंड, बीइंग स्मग्ड इन द ग्राउंड, तो स्मग्ड का मतलब होता है धुंधला होना, इसका कोई लेना देना नहीं। बीइंग रूटेड इन द ग्राउंड, ये सूटेबल है, उनकी जड़ें ज़मीन में होती हैं। बीइंग क्लटर इन द ग्राउंड, तो पहले क्लटर्ड की मीनिंग समझ लो। क्लटर्ड मतलब वो अव्यवस्थित होना होता है, और डिसऑर्डरली होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो क्लटर, ज़मीन में वो अनऑर्गेनाइज्ड या अव्यवस्थित तो होते नहीं हैं, और सलीड भी नहीं होगा। सलीड का मतलब होता है किसी की प्योरिटी को डैमेज करना, तो ये भी नहीं होगा यार, सीधा सीधा लग रहा है। बीइंग रूटेड इन द ग्राउंड, उनकी जड़ें ज़मीन में धंसी हुई होती हैं, ठीक है, बात यह है। आगे आ जाओ आखिरी वाला। तो ये तो मैंने बताया था ना कि वो अपनी जड़ों के जरिए ज़मीन से पानी लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, थ्रू देयर रूट्स, थ्रू लगाओगे यहाँ पे, साधन के लिए लगा हुआ है, क्लियर। तो हम लोगों ने 5 कर लिया। ये 25 क्वेश्चन थे किसके, सेट नंबर 13 के, ठीक है। तो ये CHSL में हम लोग मतलब करीब आगे, काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। अभी 3 दिन का और बचेगा। आप ये 14 का कर लेते हैं तो 15 का बचेगा, और 2 दिन का और बचेगा, ठीक है, बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी हम लोग 13वां सेट कर चुके हैं, तो इसमें 36 ही है, तो आधे के करीब पहुंचने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।